हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ और विकास की। इससे पहले हम वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा पर बात कर चुके हैं और अपने इस सीरीज में हम क्रमानुसार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में शिक्षा का जो विकास है वो क्रमानुसार किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हमारे देश में वैदिक काल आया। वैदिक काल में गुरुकुल की स्थापना हुई। उसमें जब कुछ कमी आ गई उत्तर वैदिक काल में कि जब जहां पर वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गई तो कुछ लोग उस शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए। उसी दोष को पूरा करने के लिए हमारे देश में बौद्ध शिक्षा का प्रचलन हुआ। बौद्ध शिक्षा ने वैदिक शिक्षा की कमियों को दूर करने का प्रयास किया और इसके बाद हम ये अपने इतिहास में जानते हैं कि बौद्ध काल के समय ही विदेशी आक्रांताओं का भारत में आगमन हुआ, जो भारत में लूटपाट करने के मकसद से आते थे। लेकिन और इसमें सबसे ऊपर जो नाम जो है मुस्लिम आक्रांताओं का ही माना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम आक्रांतों ने ये जाना कि भारत में इतनी संसाधन इतनी संपत्ति है तो क्यों ना इस देश पर एक स्थायी रूप से सत्ता बनाई जाए और उस पर शासन किया जाए, और इसी के लिए उन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि यही चीज बौद्ध काल में भी हुई थी। जब भी कोई नई सभ्यता अस्तित्व में आती है तो वो अपने सभ्यता को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षा को ही माध्यम बनाती है, और शिक्षा ही वो माध्यम है जो लोगों को उस नई संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा का एक ऐतिहासिक स्वरूप हम देखते हैं कि इसका जो समय काल माना जाता है वो मोहम्मद गौरी के समय से माना जाता है, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और भारत से जाते समय अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप दी। तब से भारत में मुस्लिम शिक्षा शुरू होती है, जहां मुस्लिम शासकों ने भारत को लूटने के स्थान पर उस पर आजीवन राज्य करने का विचार किया और उसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो सकें और सत्ता को स्थायी रूप दिया जा सके। मुस्लिम शिक्षा का जो प्रशासनिक स्वरूप है उसमें मुख्य तीन बातें आती हैं। सबसे पहला, राज्य का पूरा नियंत्रण, जो इसे बौद्ध काल और वैदिक काल से अलग बना देता है। वैदिक काल और बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से शिक्षण संस्थाओं के ही अनुरूप थी। वही उसमें नियम बनाते थे और उन्हीं का पूरा शासन चलता था। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्लिम शिक्षा को स्थापित करने में उनके शासकों का ही बहुत बड़ा रोल था, तो उन्होंने ही शिक्षण संस्थाओं को बनाने के लिए उसको अपने कंट्रोल में लिया, उनको उनके लिए धन उपलब्ध कराया, जमीन उपलब्ध कराई और भी सारे संसाधन उपलब्ध कराए, और इसलिए उनका पूरा नियंत्रण हो जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद जो उनका दूसरा उद्देश्य था, इसका स्वरूप निःशुल्क शिक्षा थी, जो बाकी दो कालों में भी थी। और आम जनता का सहयोग दो प्रकार से इस काल में देखा जाता है। पहला, जो मुस्लिम लोग थे वो दान के माध्यम से मदरसे और मकतबों को चलाते थे। जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया गया, उसके लिए उन पर जजिया कर लगाया गया, और जजिया कर का एक भाग शिक्षा पर भी खर्च होता था। इसके बाद मुस्लिम शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो उनको जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इसके बाद इस्लामिक ज्ञान का विकास करना, इस्लामिक संस्कृति का विकास करना, वफादार नागरिकों का निर्माण करना। वफादार नागरिकों से मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि जब नागरिक आपके कल्चर से जुड़ जाते हैं तो वो आपके वफादार हो जाते हैं और उनमें विद्रोह की भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने शिक्षा को माध्यम इसलिए बनाया था ताकि इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाया जा सके और अपने इच्छा के अनुसार एक जनता का निर्माण किया जा सके। इसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म मानता है कि जो आपको जीवन मिला है यही अंतिम जीवन है और इसके बाद कोई आपका पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, और इसीलिए उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने इस जीवन को पूरी तरह से एक भोग विलास के रूप में जिया जाए, जिससे आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद कला, कौशल तथा व्यवसायिक शिक्षा और चरित्र व नैतिक शिक्षा का विकास, ये सभी मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे। इसके बाद पाठ्यक्रम की संरचना। पाठ्यक्रम मुस्लिम शिक्षा का भी दो भागों में विभाजित था। सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा, जिसके लिए मकतब बनाए गए, और उच्च शिक्षा जिसके लिए मदरसे बनाए गए।
मकतब प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। मकतब जो शब्द है ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। कुतुब का अर्थ होता है पढ़ने की जगह। मकतब में प्रवेश करने के लिए एक खास संस्कार होता है या रस्म होती है जिसे हम बोलते हैं बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है तभी अदा की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक काल और बौद्ध काल में भी विद्यारंभ संस्कार और उपसंपदा संस्कार होता था जब बच्चा शिक्षा लेने के लिए संस्थाओं में आता था। और यही कल्चर मुस्लिम शिक्षा में भी होता है जहां पर बच्चा बिस्मिल्लाह रस्म की अदा करता है। इस रस्म में जो कुरान की कुछ आयतें बच्चे से पढ़ने के लिए कही जाती हैं या फिर बिस्मिल्लाह ही बुलवाया जाता है बच्चे से। और उच्च शिक्षा के लिए मदरसा बना। मदरसा भी अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना। और जो मदरसे होते थे ये ऐसे स्थान पर बनाए जाते थे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो या फिर राजधानियों में बनाए जाते थे। और जो उच्च शिक्षा थी इसका पाठ्यक्रम भी 2 भागों में विभाजित था, लौकिक और धार्मिक। इसके बाद शिक्षक की हम बात करते हैं तो शिक्षक मुस्लिम काल में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद की विशेषता क्या होती है कि वो सबसे पहले इस्लाम को मानने वाला हो, इस्लाम के अनुसार ही जीवन जीने वाला हो, अरबी और फारसी का ज्ञान हो, अपने विषय का ज्ञानी हो और उस्ताद को शासन की ओर से शिक्षक के रूप में भारी वेतन भी दिया जाता था जिससे वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। इसके बाद विद्यार्थी की बात करते हैं तो विद्यार्थी को मुस्लिम काल में शागिर्द बोला जाता था। शागिर्द की विशेषता है कि उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, वो पूरी तरह से अपने उस्ताद के बनाए गए नियमों का ही पालन करता है, आरामदायक जीवन जीता है। आरामदायक जीवन से उसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा हम देखते हैं बौद्ध काल वैदिक काल में बच्चे बिल्कुल ही साधारण जीवन जीते हैं जहां पर वो भिक्षा मांगते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। लेकिन जो शागिर्द होते हैं वो मदरसों में रहते समय एक आरामदायक जीवन जीते थे जहां पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाती थी और जमीन पर सोते थे, वो भी कालीन पर। और मुस्लिम काल के जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो खान पान है वो पूरी तरह से मांसाहारी होता है जहां पर वो रोटी चावल के साथ मांस का प्रयोग अपने खाने में करते हैं। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को सबसे पहले लिपि ज्ञान, लिपि में भी अरबी और फारसी भाषा को लिखना सिखाया जाता था। कुरान का 30वां भाग बच्चों को पढ़ाया जाता था। गणित, लिखना, पढ़ना, पैगंबरों एवं फकीरों की जीवनी। नैतिक शिक्षा के लिए शेरदादी नामक एक पुस्तक होती है, उसकी गुलिस्ता और बोस्ता की कहानियां पढ़ाई जाती थी और अरबी फारसी की कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाती थी। उच्च शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी। लौकिक पाठ्यक्रम, लौकिक में बच्चों को अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, शरीयत जिसे इस्लाम में कानून का दर्जा दिया गया है, यूनानी चिकित्सा, कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा बच्चों को लौकिक पाठ्यक्रम में दी जाती थी। और धार्मिक पाठ्यक्रम में बच्चों को कुरान, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत का ज्ञान कराया जाता था। और अकबर के समय में कुछ मदरसों और मकतबों में संस्कृत, वैदिक धर्म और वैदिक साहित्य भी पढ़ाया जाने लगा था। इस काल में बच्चों को 3 प्रकार की उपाधि दी जाती थी। सबसे पहले आमिल, जिस बच्चे को इस्लाम का ज्ञान हो जाता था पूरा, उसे आमिल कहा जाता था। काबिल, जो अरबी और फारसी का ज्ञानी हो जाता था उसे काबिल कहते थे। और शासन में उच्च पदों पर आसीन होने के लिए आपके पास काबिल की उपाधि होना जरूरी मानी जाती थी। इसके बाद फाजिल, फाजिल वो उन विद्यार्थी को कहते हैं जिन्हें तर्क और इस्लामी दर्शन का पूरा ज्ञान हो जाता था। इस काल के मुख्य शिक्षा केंद्र मकतब होते हैं। मकतब जैसे कि हम जानते हैं कि अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है जिसकी जगह जिसका अर्थ होता है पढ़ने की जगह। मकतब में प्रवेश करने के लिए बिस्मिल्लाह की रस्म होती है। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है तो वो बिस्मिल्लाह रस्म अदा कर सकता है। मकतब में बालक बालिका साथ पढ़ते थे। और उच्च शिक्षा के लिए मदरसे होते हैं। मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना। और मदरसे मुस्लिम बाहुल्य स्थान वाली जगह पर और राजधानी में पाए जाते थे।
मकतब और मदरसे के अलावा कुछ अन्य स्थान भी मुस्लिम काल में शिक्षा के लिए बनाए गए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए खानकाह और दरगाह बनाई गई। इसके बाद कुरान स्कूल, अरबी स्कूल, फारसी स्कूल, ये सभी के सभी एक विशेष सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बनाए गए, जिसमें फारसी स्कूल की विशेषता ये थी कि यहाँ पर हिंदू और दूसरे धर्मों के बच्चे भी मुस्लिम बच्चों के साथ पढ़ सकते थे, जिन्हें केवल फारसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए ही इन स्कूलों को बनाया गया। और उसके बाद फारसी कुरान स्कूल, जो बच्चे कुरान को फारसी भाषा में पढ़ना चाहते थे उनके लिए ये स्कूल बनाए गए। अब इस्लामिक शिक्षा में जो मुख्य नगर माने जाते हैं शिक्षा के केंद्र में, उसमें दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली और फिरोजाबाद बने, और अकबर के समय में आगरा, फतेहपुर सीकरी बने, तथा अन्य शासकों के काल में बदायूं, जौनपुर, बीदर और मालवा भी इस्लामिक शिक्षा के मुख्य नगर माने गए, जहां पर इनसे जुड़ी काफी अच्छी और भव्य शिक्षण संस्थाएं इस समय में बनाई गई। अब हम ये जानते हैं कि वैदिक काल और बौद्ध काल से अगर हम इस काल की समानता करें तो उसमें क्या क्या हम समान देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा इस काल में भी थी बाकी दो कालों की तुलना में। आम जनता का सहयोग भी था, जिसमें जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके लिए जजिया कर का माध्यम बनाया गया, जिसमें जजिया कर का एक भाग शिक्षा पर भी खर्च किया गया। स्त्री शिक्षा पर कोई प्रयास नहीं किया, केवल राजवंश की महिलाओं के अलावा किसी साधारण नागरिक के रूप में अगर कोई महिला होती है तो उसके लिए शिक्षा का कोई खास प्रबंध इस्लामिक शिक्षा नहीं करती। केवल जो राजवंश की महिलाएं होती हैं, राजकुमारियां होती हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली, जो कि बौद्ध काल और वैदिक काल में भी मानी जाती है, जिसे हम आज के समय में मॉनिटर नाम से भी जानते हैं, कि जब प्रत्येक क्लास का कोई ना कोई मॉनिटर बनाया जाता है, तो ये जो व्यवस्था है आज की वर्तमान व्यवस्था, ये उस काल से ली गई है। इसके अलावा कला, कौशल तथा व्यवसाय शिक्षा इस काल में भी बच्चों को दी जाती थी, तथा चरित्र व नैतिक शिक्षा भी इस काल में बच्चों को दी जाती थी। लेकिन उसके लिए उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरी तरह से बच्चों को मुस्लिम या इस्लाम धर्म के प्रति ज्यादा वो आकर्षित हो, इस प्रकार के चरित्र और नैतिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तो ये तो बात हुई समानता की। अब हम बात करते हैं कुछ असमानता की, कि मुस्लिम काल वैदिक काल और बौद्ध काल से किस तरह से अलग माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये पाएंगे कि इस काल में बच्चों पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता था। पहले जो दो काल है, वैदिक काल और बौद्ध काल, उसमें जो शिक्षण संस्थाएं थी वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र थी और राजा का कोई भी अधिकार उन पर नहीं होता था। लेकिन क्योंकि राजाओं ने ही मकतब और मदरसे बनवाए, तो उनका पूरा नियंत्रण था इस शिक्षण संस्थानों पर। इसके बाद हम मानते हैं कि हिंसक अनुशासन मुगल काल की विशेषता मानी जाती है, जहां पर मुर्गा बनाने की जो प्रथा हमारे समाज में आज भी चलती है स्कूलों में, तो इस प्रथा का प्रारंभ इस्लामिक शिक्षा से ही किया गया है। ये शिक्षा केवल इस्लाम धर्म अपनाने वाले को ही दी जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में वैदिक जो बच्चे उसको मानते हैं, बौद्ध धर्म में केवल उनको शिक्षा दी जाती है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसी तरह इस्लामिक शिक्षा केवल उन्हीं बच्चों को दी जाती थी जो इस्लाम धर्म अपना लेते थे। और इसके बाद उत्तम सैन्य शिक्षा, पिछले दो कालों में वैदिक काल और बौद्ध काल में इतना उत्तम सैन्य शिक्षण बच्चों को नहीं दिया जाता था, खासकर कि बौद्ध काल में। और बौद्ध काल में यही सबसे बड़ी कमी रही, बौद्ध शिक्षा हमारे देश से समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सैन्य शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी। लेकिन जो इस्लामिक शिक्षा होती है वहां पर बच्चों को एक अच्छे सैनिक के रूप में शिक्षा दी जाती है, उनको एक अच्छा सैनिक बनाया जाता है। इसके बाद गुरु शिष्य संबंध में कठोरता आ गई थी। इससे पहले जो गुरुकुल होता है वहां पर बच्चे और गुरु में पिता पुत्र वाला संबंध होता है। जो बौद्ध काल आया तो वहां पर शिक्षक और शिष्य वाला बन गया। लेकिन ये जो इस्लामिक काल होता है, यहाँ पर बच्चा एक तरह से एक दास या नौकर बनकर जीवन जीता था, जहां पर उसके उस्ताद जो भी उसको हुक्म देते थे वो उसको मानना पड़ता था, और वो उसका कोई भी विरोध या कुछ भी वो नहीं कर सकता था। और इसके बाद आलीशान संस्थाएं जो शिक्षा की थी इस काल में बनाई गई, काफी भव्य इमारतें बनाई गई, काफी सुंदर इमारतें बनाई गई, जो गुरुकुल में बिल्कुल साधारण थी और बौद्ध काल में भी साधारण थी। और आयुर्वेद के स्थान पर इस काल में बच्चों को यूनानी चिकित्सा का ज्ञान दिया गया। जो बौद्ध काल वैदिक काल में बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाया जाता था,
लेकिन इस काल में बच्चों को यूनानी चिकित्सा बढ़ाई जाती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इस चैनल आपको पसंद आता है, तो यहाँ पर हम इस तरह की वीडियोस डालते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।